नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी साइंस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से महत्वपूर्ण 27 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके अलावा कल से आप सभी अभ्यर्थियों की बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो क्लासेस है वो रेगुलर बेसिस पे आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और कल हमारा जो टाइमिंग रहेगा क्लासेस का, आपका जो पहला क्लास होगा वो होगा 11 बजे, दूसरा क्लास जो आपका होगा वो होगा शाम में 5 बजे और तीसरा क्लास जो होगा वो होगा रात में 9 बजे। इस प्रकार से कुछ टाइमिंग रहेंगी और आपको 11 बजे, 5 बजे और 9 बजे आपको जो क्लासेस हम प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में हम आपको कुछ समय पहले ही अपडेट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका जो हम एमसीक्यू वाला पोर्शन लेके चल रहे हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला सेक्शन लेके चल रहे हैं, ये आपका 15 मई तक हर हालत में हम पूरा करना चाहते हैं। हमारा टारगेट है कि 15 मई से पहले पहले आपका 3000 पीआईक्यूज पूरा हो जाए और दूसरा चीज़ है कि जो आपका हम एमसीक्यू करा रहे हैं ये आपका कंप्लीट हो जाए सभी सब्जेक्ट का 15 मई तक। और 15 मई के बाद आप सभी को हम केवल और केवल टेस्ट कराएंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी के लिए हम आपको रेडी कराएंगे। अभी बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ में हम आपको तैयारी करा रहे हैं। इसके बाद जब आप टेस्ट में अपीयर होंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे और आप इन सभी एमसीक्यू के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए, एपिसोड नंबर 23 है एनसीईआरटी साइंस का। क्लास 10th एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। क्लास 9th एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, कमेंट का उत्तर कीजिएगा सभी अभ्यर्थी जो भी लाइव देख रहे हैं। और आप सभी अभ्यर्थी लाइव भी जुड़ सकते हैं, कल 11 बजे जुड़ सकते हैं, उसके बाद 5 बजे जुड़ सकते हैं और रात में 9 बजे जुड़ सकते हैं। ये 3 टाइम पे आपकी क्लास कल आएंगी। तो पीतल, ब्रास निम्नलिखित में से किससे बनी एक मिश्र धातु है, ये आपको बताना है। मिश्र धातु को हम एलॉय बोलते हैं, तो आपको बताना है पीतल जो कि एक एलॉय है निम्नलिखित में से किससे बनी हुई है। तांबा और टिन से बनी हुई है, तांबा और जस्ता से बनी हुई है, तांबा और एल्युमिनियम से बनी हुई है। पहले नंबर प्रश्न का उत्तर सभी अभ्यर्थी कमेंट कीजिएगा जो भी लाइव देख रहे हैं। तो पहले नंबर प्रश्न का आपको इस तरीके से उत्तर कमेंट करना है, संख्या आपको जरूर लिखनी है। पहले प्रश्न की बात करें तो पीतल जिसको हम ब्रास बोलते हैं, ब्रास एलॉय होता है, मिश्र धातु होता है तांबा और जस्ता का, कॉपर और जिंक का। तो राइट आंसर आपका पहले नंबर प्रश्न का है बी, तांबा और जस्ता। तो पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका बी है। इसके अलावा बात करें पीतल में क्या होता है, तो तांबा होता है 70%, ये भी आपको एनसीईआरटी में दिया गया तो इसलिए आप ये डाटा याद रखिएगा। जस्ता होता है 30%, तो कॉपर होता है 70%, सीयू होता है 70% और जिंक होता है 30% पीतल में या ब्रास में। कांसा की बात करें तो कांसा क्या होता है, कांसा होता है तांबा और टिन का मिश्र धातु। तांबा होता है 88% के आसपास और टिन होता है लगभग 12%। तो कांसा आपको ध्यान रखना है पीतल के साथ में, दोनों में आपको क्लोज काफ़ी रहता है कॉपर के वजह से, तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो पीतल जब आपसे पूछा जाएगा तांबा और जस्ते से बना है, कांसा ब्रॉन्ज पूछा जाएगा तो आपसे तांबा और टिन से बना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, नीचे दिए गए मिश्र धातुओं में से किसमें एक अधातु है। आउट ऑफ द एलॉयस गिवन बिलो विच वन कंटेन्स ए नॉन मेटल। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, चौथा पांचवा तो आप जान ही रहे हैं। तो जो विकल्प आपको दिए गए हैं इनमें आपको बताना है कि ये सभी मिश्र धातु हैं। इन मिश्र धातुओं में से किसके पास या किसमें जो है नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल से कौन मिलकर बना होता है, अधातु से मिलकर कौन बना होता है, ये आपको बताना है कि किसमें नॉन मेटल या अधातु पाया जाता है। पीतल में पाया जाता है, सोल्डर में पाया जाता है या स्टेनलेस स्टील में पाया जाता है। तो दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील की बात करें तो स्टेनलेस स्टील में जो अधातु पाया जाता है उस अधातु का क्या नाम है, नॉन मेटल का क्या नाम है जो पाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। तो नॉन मेटल का नाम है कार्बन। याद रखिएगा कार्बन इसमें शामिल होता है और इस वजह से इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। पीतल की बात करें तो पीतल हमने देख लिया ऊपर कि पीतल या ब्रास जो है ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, दोनों ही यहाँ पर धातु हैं। सोल्डर की बात करें तो सोल्डर किससे मिलकर बनता है, तो सोल्डर मिलकर बनता है सीसा और टिन से। सीसा और टिन अगेन ये धातु हैं, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और वहीं बात करें स्टेनलेस स्टील की तो स्टेनलेस स्टील कार्बन से मिलकर बनता है जो कि एक अधातु है। इसके अलावा लोहा, क्रोमियम, निकल जो कि धातुएं हैं, मेटल्स हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो स्टेनलेस स्टील आपका राइट आंसर है। स्टेनलेस स्टील 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, कार्बन जो कि नॉन मेटल है, अधातु है, लोहा, क्रोमियम और निकल से। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अमलगम क्या होता है? तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिएगा। अमलगम क्या होता है? जिंक के साथ तांबे की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, टिन के साथ तांबे की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, या पारा, मरकरी और किसी अन्य धातु की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। तो कभी भी किसी मिश्र धातु में अगर एक धातु पारा है, मरकरी है, तो उससे बनने वाले मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। ये आपका राइट आंसर है सी, और ये हमने आपको क्लास 10th एनसीईआरटी में भी डिस्कस कराया है। तो अमलगम क्या होता है? पारा जिसको मरकरी बोलते हैं, तो पारा या मरकरी के साथ में किसी अन्य धातु से मिलकर जो मिश्र धातु बनता है उसी को अमलगम कहते हैं। या किसी मिश्र धातु में अगर एक धातु पारा है तो उसको हम कहेंगे अमलगम। राइट आंसर आपका पहले नंबर प्रश्न का सी है। जिंक के साथ तांबे की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? टिन के साथ तांबे की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अमलगम के सबसे अच्छे उदाहरण में अगर हम बात करें तो पारा और चांदी का मिश्रण होता है। तो पारा और चांदी का जो मिश्र धातु होता है वो अमलगम का सबसे अच्छा उदाहरण है। और पारा और चांदी के मिश्रण का उदाहरण जो मिश्रण होता है, मिश्र धातु जो बनता है, इसका उपयोग किया कहाँ जाता है? तो दंत चिकित्सक द्वारा, डेंटिस्ट द्वारा दांत भरने के लिए किया जाता है। तो दांत भरने में जो चमकीला सा आप देखते हैं तो उसमें क्या मिला होता है? पारा और चांदी का मिश्रण होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है? एनसीईआरटी से बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से किसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है? आयोडीन और एसिटिक अम्ल के विलयन को कहते हैं, आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को कहते हैं, स्टार्च और आयोडीन के विलयन को कहते हैं। कमेंट कीजिएगा चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो टिंचर आयोडीन की बात करें तो टिंचर आयोडीन कहते हैं हम आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को। तो आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। राइट आंसर आपका बी है। अल्कोहल जल के मिश्रण में आयोडीन का जो 2 से 3% विलयन होता है उसी को हम टिंचर आयोडीन कहते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोडा पानी की बोतल को खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? एनसीईआरटी से इस प्रश्न का भी संबंध है। 17वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है, 17वीं नहीं कहेंगे, बीपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यह सवाल पूछा जा चुका है। सोडा पानी की बोतल को खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। बीपीएससी सिविल सर्विसेज में आपको याद होगा पहले इस तरीके से विकल्प आपको दिया जाता था। तो एक से अधिक यहाँ पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन पहले दिया जाता था। बीपीएससी प्रीवियस ईयर से लिया गया सवाल है। राइट आंसर है सोडा पानी की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस निकलती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एनसीईआरटी में क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। तो वात युक्त पेय जैसे कि सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल जो है विलायक के रूप में होता है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वायु मुख्यतः किन 2 घटकों का समांगी मिश्रण है? यहाँ पे समांगी की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, समांगी मिश्रण है। तो वायु मुख्यतः किन 2 घटकों का समांगी मिश्रण है? ऑक्सीजन और कार्बन का है, ऑक्सीजन और आर्गन का है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है। यहाँ पे आपसे मुख्यतः पूछा गया। जब भी आपसे मुख्यतः पूछा जाएगा तो आपको टॉप 2 बताना है। 2 यहाँ पर आपसे घटक पूछे जा रहे हैं तो टॉप 2 घटक आपको चुनाव करने हैं। तो टॉप 2 घटकों में हम बात करें तो पहला नाइट्रोजन है 78% के साथ में, दूसरा ऑक्सीजन है 21% के साथ में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वायु मुख्यतः किन 2 घटकों का समांगी मिश्रण होता है? 78 और 21, 99% आप कह सकते हैं जो वायु होती है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। तो और एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, वायु कैसा मिश्रण है? तो वायु एक समांगी मिश्रण है, वायु एक समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कमेंट कीजिएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण कौन सा है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? निलंबन जिसको हम सस्पेंशन सोल्यूशन बोलते हैं, कोलाइडल विलयन, कोलाइडल सोल्यूशन या विलयन। क्या आंसर होगा 7वें नंबर प्रश्न का? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपसे पूछा जा रहा है, विषमांगी मिश्रण पूछा जा रहा है। विलयन की बात करें, सोल्यूशन की बात करें तो विलयन जो होता है ये समांगी मिश्रण होता है। उदाहरण के तौर पे आप जो है
नमक या चीनी को पानी में घोल दीजिए। नमक या चीनी को पानी में घोलने पर जो विलयन प्राप्त होता है वो जो है समांगी विलयन होता है। तो सी तो यहाँ पर आपका आंसर नहीं होगा, ये समांगी होता है, होमोजीनियस होता है। कोलाइडल विलयन की बात करें और निलंबन की बात करें तो कोलाइडल विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन देखने में तो ये जो है समांगी मिश्रण लगता है, समांगी की तरह दिखता है, होमोजीनियस दिखता है, लेकिन ये होता है हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पर हेट्रोजीनियस होगा, विषमांगी मिश्रण होता है कोलाइडल विलयन। इसके अलावा निलंबन सस्पेंशन जो होता है ये भी आपका जो है एक प्रकार से हेट्रोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण होता है। जैसे जल में चाक, तो जल में जब हम चाक को मिलाते हैं, जल में जब हम चाक को मिलाते हैं तो चाक नीचे आकर बैठ जाता है और इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम निलंबन बोलते हैं। तो जल में चाक जो होता है नीचे आकर बैठ जाता है, मिलाने पर मिलता नहीं है, जल अलग चाक अलग हो जाता है, तो ये निलंबन का उदाहरण है। ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण है। तो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण ए और बी दोनों हो जाएगा। विलयन कैसा होता है, ये समांगी होता है, होमोजीनियस होता है। तो आपका ए और बी की वजह से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। जल में चाक, दूध या जल में शर्करा। ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। जल में शर्करा की बात करें तो ये समांगी विलयन का उदाहरण होता है, या विलयन का उदाहरण कह लीजिए, या समांगी विलयन का उदाहरण होता है। जल में चाक निलंबन का उदाहरण होता है। और दूध की बात करें तो दूध में जल होता है, पानी मिला होता है, और ये कोलाइडल विलयन का उदाहरण होता है। तो दूध यहाँ पर कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। राइट आंसर 8वें नंबर प्रश्न का बी है, दूध। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और मिल्क के लिए एक शब्द आपको और भी प्रयोग किया जा सकता है कोलाइड के अलावा, इमल्सन। तो इमल्सन शब्द का भी प्रयोग आपसे मिल्क के लिए किया जा सकता है, तो याद रखिएगा। जल में चाक निलंबन होता है और जल में शर्करा समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है, या विलयन का उदाहरण होता है, समांगी मिश्रण का। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। आपका एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ये प्रश्न दिया गया है। आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो चैप्टर के बाद एक्सरसाइज में यह सवाल आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। एनसीईआरटी में बाकायदा चित्र बना के दिखाया गया है टिंडल प्रभाव को। लवण विलयन, दूध या कॉपर सल्फेट विलयन। क्या आंसर होगा, एक से अधिक। कमेंट कीजिएगा 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। तो टिंडल प्रभाव को जो यहाँ पर दर्शाता है वो है दूध। टिंडल प्रभाव को दर्शाते कौन है, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं या कोलाइडल विलयन जो होते हैं वही टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। राइट आंसर आपका जो है दूध है। लवण विलयन, इसका मतलब है नमक को पानी में मिलाया गया है तो उससे जो तैयार हुआ विलयन, ये तो आपका समांगी मिश्रण में जाएगा। समांगी मिश्रण कभी भी टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाएगा। कॉपर सल्फेट विलयन जो होता है ये भी समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है, ये भी टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाएगा। केवल और केवल कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। तो राइट आंसर आपका बी है। इसके अलावा कोलाइडल टिंडल प्रभाव को हम कहाँ देख सकते हैं, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण जब गुजरती है तब हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण आपका ये भी दिया गया एनसीईआरटी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप केंद्रीकरण जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं किसको अलग करने की तकनीक होती है। कमेंट कीजिएगा, अब केंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन किसको अलग करने की तकनीक होती है। कोलाइड को अलग करने की तकनीक होती है, किसी समांगी मिश्रण को अलग करने की तकनीक होती है, या नमक और जल को अलग करने की तकनीक होती है। अब केंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन, तो अब केंद्रीकरण या सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें तो ये होता है कोलाइड को अलग करने की एक तकनीक। तो राइट आंसर आपका ए है, कोलाइड को अलग करने की तकनीक होती है अब केंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन। अगला प्रश्न आपका है, दूध से क्रीम को किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया आपसे, दूध से क्रीम को किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया से, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से, या आसवन की प्रक्रिया से। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिएगा। तो अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा है, ऊपर वाले प्रश्न में हमने क्या देखा है कि अपकेंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन कोलाइड को अलग करने की तकनीक होती है। कोलाइड का उदाहरण यहाँ पर दूध है। जब कोलाइड का उदाहरण या कोलाइडल विलयन का उदाहरण दूध है तो दूध से क्रीम को हम किस प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं। हम इस प्रक्रिया को, नन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर होगा 11वें नंबर प्रश्न का। और हम किस प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं, अपकेंद्रीकरण या सेंट्रीफ्यूगेशन से दूध से क्रीम को अलग किया जा सकता है। राइट आंसर आपका नन ऑफ दीज होगा। और वैसे क्या आंसर होता, अपकेंद्रीकरण सेंट्रीफ्यूगेशन। दूध कोलाइड है तो इसलिए हम अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया लगाएंगे।
अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन के अनुप्रयोग हैं। आपको एनसीईआरटी में कुछ अनुप्रयोग भी दिया गया है, एप्लीकेशंस दिए गए हैं कि अपकेंद्रण का हम अपने निजी जीवन में या दैनिक जीवन में, निजी नहीं कहेंगे, दैनिक जीवन में हम लोग सामान्यतः प्रयोग करते हैं। पहला आपका है, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र का जो जांच किया जाता है, क्या उसमें अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग किया जाता है। डेयरी और घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में किया जाता है अपकेंद्रण का। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़े से जल निचोड़ने में अपकेंद्रण का प्रयोग किया जाता है। क्या आंसर होगा 12वें नंबर प्रश्न का। तो 12वें नंबर प्रश्न की बात करें तो अपकेंद्रण के अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन में ये भी है, जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग किया जाता है। डेयरी और घर में क्रीम से मक्खन बनाने की प्रक्रिया में भी किया जाता है। कपड़े धोने की मशीन में, जो वॉशिंग मशीन होता है, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक से अधिक यानी कि, और यहाँ पर आपके सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है। कमेंट कीजिएगा, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आपके सामने ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण इवापोरेशन, ऑप्शन सी है आसवन या डिस्टिलेशन। कमेंट कीजिएगा 13वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो नमक और अमोनियम क्लोराइड को, कल हमने आपसे क्लास में बात किया था कि अमोनियम क्लोराइड किसका उदाहरण होता है। अमोनियम क्लोराइड उदाहरण होता है ऊर्ध्वपातन का, सब्लिमेशन का। तो नमक और अमोनियम क्लोराइड का अगर आपके सामने मिश्रण है तो आप ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से अमोनियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ए है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। डिस्टिलेशन से क्या होता है, तो डिस्टिलेशन या आसवन विधि से दो घुलनशील द्रव या लिक्विड का आसवन विधि से पृथक्करण किया जा सकता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं। एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न आपका है, सारे के सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है। मेटोग्राफी दिया गया है या क्रोमेटोग्राफी दिया गया है या फोटोग्राफी दिया गया है। एक से अधिक है या नन ऑफ दीज है। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने की जो विधि है इसको क्रोमेटोग्राफी नाम दिया गया है। क्रोमेटोग्राफी नाम देने का कारण क्या था, सबसे पहले इस विधि से रंगों को, जो वर्ण होते हैं, कलर होते हैं, रंगों को अलग किया गया था इस वजह से। और रंग शब्द के लिए क्रोमा शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्रोमा शब्द का प्रयोग रंग के लिए किया जाता है। तो इसलिए इस प्रक्रिया का नाम ही रख दिया गया था क्रोमेटोग्राफी। तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने की जो विधि है उसे क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, वायु तथा इसके घटकों को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। अभी हमने देखा था वायु एक समांगी मिश्रण है, याद आया सभी को, वायु एक समांगी मिश्रण है। अब वायु के समांगी मिश्रण से वायु के घटकों को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। पहला है प्रभाजी आसवन, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। दूसरा है वाष्पीकरण इवापोरेशन है। तीसरा है आसवन डिस्टिलेशन। क्या आंसर होगा 15वें नंबर प्रश्न का। तो वायु और इसके घटकों को जिस विधि से पृथक किया जा सकता है उस विधि का नाम है प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपका राइट आंसर है। और वायु तथा उसके घटकों को अलग करने का पूरा जो प्रोसेस का जो चित्र है पूरा डिटेल में आपके एनसीईआरटी में दिया गया, आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो वायु तथा इसके घटकों को किस विधि से अलग किया जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न है, किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कमेंट कीजिएगा। तो किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो शुद्ध कॉपर सल्फेट की बात करें, वाष्पीकरण से हो सकता है, ऊर्ध्वपातन से हो सकता है या क्रिस्टलीकरण से हो सकता है। तो कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स के रूप में अलग हो जाता है और क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ऐसा होता है। तो क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। किसी अशुद्ध नमूने से अगर हमें शुद्ध कॉपर सल्फेट अलग करना है तो इसे हम क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन के मदद से करेंगे। क्रिस्टलीकरण का एक सामान्य उदाहरण आप कहाँ देखते हैं, तो जो समुद्री नमक बनाया जाता है, समुद्री नमक को जो बनाने की प्रक्रिया होती है वो क्रिस्टलीकरण पर आधारित होती है। समुद्री जल द्वारा प्राप्त जो नमक होता है शुद्ध करने में क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में किस विधि का अनुप्रयोग किया जाता है। अगर आपके सामने फिटकरी है जिसको हम एलम बोलते हैं,
तो अशुद्ध नमूने से फिटकरी को अगर पृथक करना है तो कौन सी विधि का अनुप्रयोग करेंगे? तो अगर आपने फिटकरी देखा हो तो फिटकरी होता क्या है एग्जैक्टली? तो साबुन के आकार का होता है। और होता क्या है एग्जैक्टली? तो एक ये क्रिस्टल के रूप में होता है जिसको सॉलिडिफाई कर दिया जाता है। और एक प्रकार से क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। और राइट आंसर आपका है अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने की विधि में क्रिस्टलीकरण का अनुप्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका सी है 17वें नंबर प्रश्न का। क्लोरीनीकरण, जिसको हम क्लोरीनेशन बोलते हैं, डैश के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। तो क्लोरीनेशन किस में इस्तेमाल होता है ये आपको बताना है। जल संचय में इस्तेमाल होता है, जल शोधन यानी जल को शुद्ध करने में इस्तेमाल होता है, वाटर को प्यूरिफाई करने में होता है, या जल को अशुद्ध करने में होता है। क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण की बात करें तो यह जो है जल शोधन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रिया है। जल शोधन यानी जल की शुद्धि। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए क्लोरीनीकरण का इस्तेमाल होता है, क्लोरीनेशन का इस्तेमाल होता है। राइट आंसर आपका बी है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी है। क्लोरीनीकरण की बात करें तो जल शोधन वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। क्लोरीन जो है कीटाणुनाशक क्रिया करती है, क्लोरीन, जिसके कारण ऐसा संभव हो पाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में कौन सी अभिक्रिया होती है? आपको बताना है, एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है आपका। तो मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में केवल भौतिक अभिक्रिया होती है, केवल रासायनिक अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, या एक से अधिक अभिक्रिया होती है? आपको बताना है मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में क्या क्या होता है। तो मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में बात करें तो भौतिक अभिक्रिया भी होता है, रासायनिक अभिक्रिया भी होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, रेडॉक्स नहीं होगा। तो भौतिक अभिक्रिया क्या होता है मोमबत्ती के जलने में? तो भौतिक अभिक्रिया जो मोमबत्ती के जलने में होता है तो मोम का पिघलना, मोम का जो पिघलना होता है, जो मेल्ट करता है मोम, तो मोम के पिघलने को हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। मोम सॉलिड होता है और फिर वो पिघलने लगता है, लिक्विड हो जाता है एक हिसाब से, तो मोम का पिघलना, उसका आकार चेंज हो जाता है। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है या भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है मोम का पिघलना। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जो लौ जलती है, लौ जो जलती है हवा के संपर्क में आकर, उसके वजह से रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो राइट आंसर आपका भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया दोनों होती है मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में। राइट आंसर आपका डी है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया था? तो किस वैज्ञानिक ने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था, एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया था? जॉन डाल्टन साहब थे, रॉबर्ट बायल थे, या हेनरी मोजले थे? कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होगा। तो सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व या एलिमेंट शब्द का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे या जो साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट बायल। तो राइट आंसर आपका है रॉबर्ट बॉयल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था? कमेंट कीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले तत्व की परिभाषा दी थी और उसे प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया था, एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसको सर्टिफाई किया था? एंटोनी लॉरेंस लेवोशिए, जॉन डाल्टन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड? कमेंट कीजिएगा क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग जिसने प्रतिपादित किया था उनका नाम है एंटोनी लॉरेंस लेवोशिए। राइट आंसर आपका ए है, एंटोनी लॉरेंस लेवोशिए। और एंटोनी लॉरेंस लेवोशिए के अनुसार जो तत्व होते हैं पदार्थों का वह मूल रूप होता है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी अगर कोई तत्व है, मान लीजिए नाइट्रोजन वह तत्व है, एलिमेंट है, तत्व है, तो उसे कुल मिलाकर रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये डिफिनीशन दी थी एंटोनी लेवोशिए ने। तत्वों की बात करें तो तत्वों को हम धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटालॉइड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु के उदाहरण हैं? कमेंट कीजिएगा, उपधातु यानी कि मेटालॉइड्स। निम्नलिखित में से कौन मेटालॉइड्स के उदाहरण हैं, उपधातु के उदाहरण हैं? उपधातु होते कौन हैं? तो धातु और अधातु के बीच में जो होते हैं, धातु और अधातु के बीच में जो पाए जाते हैं, धातु और अधातु के बीच में जो पाए जाते हैं तत्व, उन्हें हम उपधातु या मेटालॉइड्स कहते हैं।
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आयोडीन ये अधातु के उदाहरण हैं, ये अधातु के उदाहरण हैं। सोडियम, पोटेशियम और तांबा ये धातु के उदाहरण हैं। बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये उपधातु के उदाहरण हैं, मेटलॉइड्स के उदाहरण हैं। राइट आंसर आपका 22 में बी है। कुछ तत्व जिन्हें हम धातु और अधातु के बीच में रखते हैं, बीच के गुणों को दर्शाते हैं। तो धातु और अधातु के बीच को गुणों को दर्शाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें ही हम उपधातु या मेटलॉइड्स कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव होता है? तो कौन सा धातु यानी कि एलिमेंट, धातु यानी कि मेटल होते हुए भी रूम टेम्परेचर पर द्रव होता है, लिक्विड होता है? तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल या धातु? ब्रोमीन होता है, सोडियम होता है या पारा होता है? कमेंट कीजिएगा। तो कौन सा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव होता है? राइट आंसर आपका है पारा या मरकरी। पारा या मरकरी यहाँ पर धातु होता है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव के स्टेज में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व कमरे के तापमान पर द्रव होते हैं? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से तत्व कमरे के तापमान पर द्रव होते हैं। पारा होता है जिसको मरकरी कहते हैं, सोडियम होता है या ब्रोमीन होता है। तो सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है अभिक्रियाशील बहुत ज़्यादा होता है। तो अभिक्रियाशील होता है सोडियम। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हमने आपको पढ़ाया था क्या होता है? पोटेशियम। सोडियम से भी ज़्यादा होता है अभिक्रियाशील पोटेशियम। सबसे अभिक्रियाशील तत्व आपने क्लास 10th एनसीईआरटी में पढ़ा है, पोटेशियम देन सोडियम। तो यहाँ पर सोडियम तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आपसे तत्व पूछा गया है। तत्व में मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आते हैं। तो तत्व में मेटल हो गया, तत्व में नॉन मेटल हो गया। ए और सी दोनों हैं तत्व के अंतर्गत, इसलिए राइट आंसर आपका डी है। ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पारा की बात करें मरकरी तो एकमात्र धातु है, मेटल है जो कि द्रव है। ब्रोमीन की बात करें तो एकमात्र अधातु है जो द्रव है कमरे के तापमान पर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं? एनसीईआरटी में आपको बॉक्स में बताया गया है इस फैक्ट के बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन से तत्व कमरे के तापमान जो कि, और कमरे का तापमान एनसीईआरटी ने क्या माना ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कमरे का तापमान कितना होता है तो 273 में 30 जोड़िएगा तो 303 केल्विन आप पहुँचेंगे। और 303 केल्विन को एनसीईआरटी ने जो है कमरे का तापमान माना है। तो रूम टेम्परेचर एनसीईआरटी ने क्या माना है? 303 केल्विन या 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस या 303 केल्विन माना है कमरे का तापमान एनसीईआरटी ने। ये आप ध्यान रखिएगा, कई बार आपको कन्फ्यूजन होता है 30 है, 31 है, 32 है। तो 30 डिग्री सेल्सियस एनसीईआरटी ने माना है। और 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या 303 केल्विन से कुछ ऊपर जाने पर द्रव अवस्था में चले जाते हैं। कौन से ये जो है तत्व है आपके सामने? सोडियम और पोटेशियम है, गैलियम और सीजियम है, मरकरी और ब्रोमीन है। क्या आंसर होगा 25 नंबर प्रश्न का? तो 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर जैसे ही पहुंचते हैं द्रव अवस्था में आ जाते हैं, ये होते हैं गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम को अगर आप अपनी हथेली पर रखते हैं तो आप अपनी हथेली पर भी रखते हैं तो हथेली का जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर से, जाहिर सी बात है आपका शरीर है, शरीर का हिस्सा है तो रूम टेम्परेचर से तो ज़्यादा ही होगा, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो जैसे ही आप हथेली पे रखते हैं पिघलने लगता है। गैलियम या सीजियम जो धातु होती है पिघलने लगती है। तो इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम और सीजियम। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हथेली पर रखते ही द्रव अवस्था में चला जाता है तो गैलियम और सीजियम। 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर, तो इस हिसाब से, और रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो उससे तो ऊपर ही है, बहुत ऊपर है। तो गैलियम और सीजियम हथेली पर रखते ही जो है द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो राइट आंसर आपका 25 में बी है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो कौन सा नॉन मेटल है जो कि विद्युत का सुचालक है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, ग्रेफाइट है। कमेंट कीजिएगा 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आंसर है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? तो कौन सी गैस रंगहीन है और गंध जो है सड़े हुए अंडे, रॉटन एग जैसी होती है? तो रॉटन एग्स यानी कि सड़े हुए अंडे जैसे होती है। हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस? क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? कमेंट कीजिएगा।
हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो राइट आंसर आपका है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ पर आपका राइट आंसर है, सी आपका राइट आंसर है। 27 में सी है। हाइड्रोजन गैस की बात करें तो रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील होती है। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में याद रखिएगा, क्या फैक्ट है, रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील होती है, यानी कि आग लगने की संभावना बहुत जल्दी होती है। हाइड्रोजन गैस जो है पॉप पॉप साउंड के साथ में निकलती है, ये आपने एनसीईआरटी में 10th में पढ़ा है। और NO2 की बात करें तो NO2 के जो धुएं होते हैं भूरे रंग के होते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NO2 जो है एक गहरी लाल नारंगी गैस होती है, जहरीली भी होती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना था। H2S जो है आपका राइट आंसर है, सड़े अंडे जैसी इसकी स्मेल होती है। एनसीईआरटी में आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये हमने आपको ऐड कर दिया, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिश्र धातु से यहाँ से प्रश्न आपको बनाया गया था, देख सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए, आप एक एक उदाहरण से आपको प्रश्न दिया गया है। आयोडीन और अल्कोहल, टिंचर आयोडीन वाला प्रश्न यहाँ से दिया गया है, CO2 वाला प्रश्न आपको यहाँ से दिया गया है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एनसीईआरटी से कैसे हम आपके लिए प्रश्न बनाते हैं, एनसीईआरटी से कैसे आपके लिए हम प्रश्न बनाते हैं। इसके अलावा आप बिलेन के जो गुण हैं ये इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बिलेन के गुण एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, दिया गया है, कोई डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए। शुद्ध पदार्थों में तत्व के बारे में दिया गया, जो रॉबर्ट बॉयल के बारे में, एंटोनी लॉरेंस लॉवेसियर। तो ऐसा नहीं कि हमने अपने मन से प्रश्न बना दिए, सब कुछ आपके एनसीईआरटी में दिया गया। ओल्ड एनसीईआरटी से हम आपके लिए प्रश्न बनाते हैं। धातु के कुछ गुणधर्म दिए गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा अधातुओं के यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर आपका जो दो तत्व पारा और ब्रोमीन के बारे में जानकारी दी गई है, गैलियम और सीजियम के बारे में जानकारी दी गई है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलेंगे आपसे 11 बजे। 11 बजे सुबह आपकी लाइव क्लास होगी। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी क्लास में जुड़िएगा। कमेंट कीजिएगा आपके 27 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही बने।